डॉक्टर लक्ष्मण यादव और श्रुति कपिला दोनों से मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल जब हम लार्जर और हम बिगर ट्रेंड्स का जिक्र कर रहे हैं कि भाई कर्नाटका का चुनाव, राजीव गौड़ा जी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी इज बैक, वापस आ चुका है लोकतंत्र। क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव आप इसके इतना ही अहम समझते हैं कर्नाटका चुनाव के लिए? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिसे हम अंग्रेजी में एनर्जी या जो ऑपोजिशन की जो ऊर्जा है, उसको अगर हम देखें, इसी ऑपोजिशन में एक्टिविस्ट भी रहते हैं, इसी ऑपोजिशन में जर्नलिस्ट भी रहते हैं, इसी ऑपोजिशन में एकेडमिक्स भी हैं, यानी सत्ता के खिलाफ जितने लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो लोग। आपको लगता है कर्नाटका के चुनाव में ऑपोजिशन की पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की ये जीत इस तरफ इशारा करती है कि ऑपोजिशन का पूरा खेमा जिसमें सिविल सोसाइटी भी है उसको एक नई एनर्जी मिलेगी? बहुत शुक्रिया आरफा जी। निश्चित रूप से होता यही है कि बहुत स्याह रात होती है तो उम्मीद की एक रोशनी अगर लोकतांत्रिक ढंग से दिखाई दे तो वो अपने आप में बहुत पर्याप्त होती है। वो किसी भी तरह से वो सारे काम करे। दूसरी बात ये कि हमारा मानना ये है कि कर्नाटक के लोगों ने जाने क्यों मोदी जी का आशीर्वाद लेने से खुद को परहेज कर दिया और मुझे लग रहा है कि उन्होंने संविधान का आशीर्वाद या लोकतंत्र का आशीर्वाद कबूल कर लिया है। तपस्या में कमी रह गई जी, तपस्या में कमी रह गई प्रोफेसर साहब। हाँ, तपस्या में कमी रह गई, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा मानना है कि इस चुनाव को आपके सवाल से जोड़ें अगर आरफा जी, कि रोशनी का मतलब क्या? ये सियासत है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन दिलचस्प ये है कि दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य था कर्नाटक जहां बीजेपी अपने को मजबूत मानती थी, क्योंकि उसने वहां उस जमीन में बहुत खाद पानी डाला था, सांप्रदायिकता का, जातीय गोलबंदियों का, कई तरह का। और अगर वहां के लोगों ने उन्हें नकार दिया तो दक्षिण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इसी भारत का हिस्सा है वो ऐसा लगता है कि इस तरह की राजनीति को नकार रहा है। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद, बजरंगबली की कोशिश, 91 गालियों की कोशिश और बहुत सारी कोशिशें, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इसका मतलब ये है कि उस पूरे देश में एक पार्टी, एक विचार, एक नेता के जो विमर्श खड़ा किया जा रहा था वो विमर्श अब दरक रहा है। दूसरी बात, तमाम तरह की सांप्रदायिक गोलबंदी के सामने अगर जनता कुछ बुनियादी रोजमर्रा के मुद्दों को इतनी अहमियत देती है कि वह अपने मुद्दों को हावी रखती है, देश हार जाएगा, लोकतंत्र हार जाएगा, मनुष्यता खत्म हो जाएगी, इस तरह के मुद्दों की बजाय उन्होंने कुछ बुनियादी मुद्दे चुने। मुझे लगता है कि ये एक दूसरा संदर्भ है जिससे आप इस कर्नाटक के चुनाव को देख सकते हैं। तीसरा, दक्षिण भारत की सियासत को अगर गौर से देखें तो वह उस कदर सांप्रदायिकता से बच रही है तो एक अल्टरनेट दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो उनका तबका और उनका उस तरह का जॉनर जिसमें वो काम करते हैं, उसने भी एक संदेश दिया कि तमाम वे जातियां जो हिंदुत्व की तमाम सांप्रदायिक राजनीति के सामने अपने को असहज महसूस कर रही थी, उसके आसपास कर्नाटका की एक तरफ तमिलनाडु है जो सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करता है, दूसरी तरफ तेलंगाना है, वहां के मुख्यमंत्री अपना नया जो परिसर बनाते हैं विधानसभा का, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखते हैं, केरल की अलग राजनीति है। इसका अर्थ यह है कि एक हिंदुत्व की राजनीति के सामने एक वैचारिक रूप से भी एक विमर्श खड़ा हो रहा है, ये उम्मीद का एक वजह बन सकता है। और आखिरी बात, ये हार सकते हैं, ये हार रहे हैं, टीवी वाले लोग भले ही हारते हुए ग्राफ के सामने उनके विराट पुरुष की तस्वीर न लगाएं, लेकिन हार तो उन्हीं की मानी जाएगी जिन्होंने दोनों बाहें फैला करके तपस्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फूल की बारिश और गालियों की फहरिस्त, इमोशन, मैंने एक फुटेज देखी थी जिसमें हाथ जोड़े कई सेकंड तक, लंबे समय तक हाथ जोड़े हुए थे। मुझे लगता है कि दरक रहा है वो विश्वास जो ये समझता था कि संविधान कमजोर हो जाएगा। लेकिन आखिरी टिप्पणी है आरफा जी कि कर्नाटक की जीत को बाकी राज्यों से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि राजस्थान के समीकरण अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, छत्तीसगढ़ के अलग हैं। लेकिन एक उम्मीद की तरह जरूर देखा जा सकता है कि कर्नाटक की जीत ने ये उम्मीद पैदा की है कि ये हार भी सकते हैं और इनकी हार में अब बहुत सारे सूत्र मिले हैं। जी शुक्रिया।